am PC Sethi welcomes you in Sri Karni Academy and Edutech। ये सेशन बहुत ही अपना इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप अपना 100% इसमें देंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। पहले तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, केमिस्ट्री में क्या क्या होता है वो तो हम देखेंगे केमिस्ट्री का क्या क्या स्कोप है। केमिस्ट्री का बहुत वाइड स्कोप है। अगर बहुत मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करूं तो जो MBBS है, BTech है, इन सब में बिना केमिस्ट्री के काम नहीं चल सकता। लाइक सारी जितनी भी मेडिसिन है वो सारे किस पर बेस्ड होता है, वो सारा बेस्ड होता है केमिस्ट्री पर बेस्ड। जो केमिस्ट जो शॉप खोलता है, B फार्मा करता है, M फार्मा करता है, उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। आपका मोबाइल है तो उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें कौन सा एलिमेंट किस रेशियो में लगाना है, ये सारा भी वहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। तो केमिस्ट्री का जो यूज है वो हर अपनी लाइफ की हर डायरेक्शन में, कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे वहाँ पर बिना केमिस्ट्री के काम नहीं चलेगा। तो हमें केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज से लगाकर सारा नॉलेज हमें होना चाहिए। अगर हम 2 साल तक बड़ा इजीली अगर हम ये करेंगे कि PCM तीनों को हम कवर करें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। 11th और 12th ये जो 2 क्लास है हमारी, इनसे इम्पोर्टेंट क्लास न तो कभी आई है न कभी आएगी। ये दोनों क्लास हमारी जो लाइफ है उसकी डायरेक्शन को तय करने वाली होती है कि ये हम कहाँ तक जाएंगे, कितना जाएंगे, ये सारा कौन डिसाइड करता है 11th और 12th। क्यों 11th 12th के बाद ही आपको एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये सेशन रहेगा। मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं करीब 15 ईयर्स से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और इस कंट्री का कोई भी ऐसा IIT नहीं है, कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर मेरा स्टूडेंट ना हो। तो आप निश्चिंत रहे और आराम से बैठें और अच्छे से मन लगाकर आप पढ़ें तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। और आपके जो भी सजेशंस होंगे और जो भी आपके कमेंट्स होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा तो आई थिंक आप बता सकते हैं सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा। बता सकते हैं सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है। ठीक है, काफ़ी कुछ है केमिस्ट्री हमने पढ़ा हुआ है 10th में, बस उसी को बेसिक लेते हुए हम आगे मूव करेंगे। और जब हम जीरो से किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम बिल्कुल जीरो से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। देखते हैं, फर्स्ट पेज आता है हमारे पास, दैट इज द्रव्य। नाम सुना सुना लग रहा है आपको? बिल्कुल। द्रव्य क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो वजन होता है जिसके अंदर, वो जो स्थान घेरती है, जैसे पेन है, कॉपी है, टेबल है, AC है, फैन है, जो भी है वो जिसमें भी द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगी वो द्रव्य होगा। अब वो सर ये तो सभी में हो सकता है, कोई ऐसी भी चीज़ है क्या जो द्रव्य नहीं होता है? आप बता सकते हैं ऐसी कोई चीज़ है जिसमें जो द्रव्य की कैटेगरी में नहीं आती है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो तो द्रव्य है, पर कोई ऐसा है जिसमें द्रव्य की कैटेगरी में ना है? सोच सकते हैं ऐसा कौन सा होगा? बिल्कुल, जैसे मेरे थॉट्स है, जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उसमें उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, वो कोई स्थान नहीं घेरता है, तो वो क्या हुआ? वो द्रव्य नहीं हुआ। या किसी के लिए कोई भी मेरे थॉट्स जो भी है, लव, घृणा जो भी है, ये सारे के द्रव्य की कैटेगरी में नहीं आते। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वो होता है द्रव्य। हमें जितनी भी चीजें नजर आती हैं हमारे आसपास, वो सारी क्या है? वो सारी द्रव्य है। अब द्रव्य का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? आपने पढ़ा है 9th-10th में, बिल्कुल। द्रव्य के हम कितने भाग कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। हम इसके 2 भाग करने वाले हैं, एक तो होगा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होगा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होगा और रासायनिक वर्गीकरण में क्या होगा? तो भौतिक वर्गीकरण देखते हैं। भौतिक वर्गीकरण में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है।
ये द्रव्य है हमारे पास, द्रव्य को, ये द्रव्य, और द्रव्य के दो भाग करे हमने, कौन कौन से, भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक के आपने ये तीनों पढ़े हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस आपने पढ़ा हुआ है। ठोस क्या है, जो भी आपका बुक है, पेन है, वो सारा क्या है, ठोस की कैटेगरी में आता है। द्रव बताने की जरूरत नहीं है आपको, द्रव क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है मिल्क हो गया, दूध हो गया, जल हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आ सकता है, द्रव की कैटेगरी में आ सकता है। गैस, ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम रिलीज करते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आएगा, गैस की कैटेगरी में आएगा। तो भौतिक वर्गीकरण बहुत ही आसान है। और जो ठोस है, ठोस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठोस के बारे में आप बता सकते हैं ये इसकी क्या क्या निश्चित होता है, ठोस के लिए क्या निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है या आकार निश्चित होता है या दोनों निश्चित होता है। तो डेफिनेटली ठोस में आप खुद ही बताएंगे, आप खुद बता सकते हैं कि आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्यों, जो बुक है तो बुक की आकार वो कहीं भी रखें उसको वही रहेगी, और उसका आयतन कितना है वो भी निश्चित रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ ठोस हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। आपने ये तो हमें पता है। तो द्रव, द्रव के बारे में हम बात करें, द्रव में आप बता सकते हैं क्या निश्चित होने वाला है। द्रव के अंदर अगर मेरे पास 1 लीटर मिल्क है, मैं इसको कहीं भी मिलाऊं, कहीं भी रखूं, इसमें जग में रखूं चाहे ग्लास में रखूं, क्या उसके 1 लीटर आयतन में कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं, वो 1 लीटर ही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन क्या आकार उसका, लेकिन क्या आकार उसका वही रहेगा क्या, बिल्कुल आप कहेंगे नहीं रहेगा। अगर मैं जग में डालूंगा तो जग की आकृति ले लेगा, ग्लास में डालूंगा तो ग्लास की आकृति ले लेगा, या और किसी भी पदार्थ में अगर उसमें आर्टिकल में उसको ट्रांसफर करूंगा तो उसकी आकृति ले लेगा। तो ठोस में तो आयतन व आकार दोनों क्या हुए, ठोस में आयतन व आकार दोनों निश्चित हुए। अब आप बताएंगे द्रव में क्या हो सकता है, द्रव में आप बता सकते हैं आयतन क्या, आयतन निश्चित होता है या नहीं होता है, आयतन, बिल्कुल, आयतन क्या होगा बताएं, आयतन होगा इसके अंदर, आयतन निश्चित होगा। और आकार क्या हो सकता है, आकार निश्चित नहीं होगा, पात्र का आकार ये ले लेता है। ठीक है, अब तीसरी हम बात करते हैं किसके बारे में, हम तीसरा बात करते हैं गैस के बारे में। गैस में क्या हो सकता है, गैस के लिए अगर हम बात करें तो गैस का आप खुद बता सकते हैं क्या होगा गैस के लिए, क्या आकार नियत रहता है या आयतन नियत रहता है, क्या नियत रहता है, आप खुद बता सकते हैं। जैसे LPG सिलेंडर है हमारे पास, LPG सिलेंडर जैसे ही लीक होता है, लीक होने पर क्या होता है, हम कहते हैं स्मेल आ रही, स्मेल आ रही, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में उसका न तो आकार नियत है न आयतन नियत है, जितना उसको जगह मिलेगी उतनी जगह में वो फैल जाएगी। तो आप गैस के लिए क्या बात कर सकते हैं, गैस के लिए कह सकते हैं, गैस के लिए आप कह सकते हैं कि गैस के लिए आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। आई थिंक पहला भौतिक वर्गीकरण आपको क्लियर हो गया कि भौतिक वर्गीकरण में हम इसके 3 पार्ट्स करते हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार व आयतन दोनों नियत, द्रव में सिर्फ आयतन नियत रहेगा, आकार नियत नहीं रहेगा, और गैस में तो उसको जितनी जगह मिलेगी उतना जगह फैल जाएगा। क्यों, अणुओं के मध्य आकर्षण बल की वजह से ये सारा परिवर्तन होता है। जो ठोस है, ठोस में क्या होता है, अणु बहुत पास पास में होते हैं, पास पास में होने की वजह से क्या होता है, उसका आकार आयतन फिक्स रहता है। द्रव में आकर्षण बल थोड़े वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आकार है, आकार नियत नहीं रह पाता। और गैस के केस में तो दोनों ही नियत नहीं रह पाते, क्योंकि अणु, एक अणु को दूसरे अणु से कोई खास मतलब नहीं होता, तो जितनी जगह मिलेगी उतना आयतन हो जाएगा, उतना आकार हो जाएगा। तो ये आ जाता है ठोस, द्रव और गैस। अब चलिए दूसरी उसके लिए बात करते हैं, कौन सा, दैट इज रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण हो सकता है, रासायनिक वर्गीकरण में हम दो बातों पर, दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहला आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की भी 2 डेफिनेशन है। एक तो जैसे हम कहते हैं कि एवरीडे लाइफ में शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है, हम कहते हैं कि मिल्क प्योर है, जो दूध है वो हमारा शुद्ध है, लेकिन दूध के अंदर क्या मिला हुआ, पानी मिला हुआ है, पानी प्राकृतिक रूप से भी मिला हुआ है, तो वो रसायन, साइंस की के अकॉर्डिंग वो शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता है।
साइंस के अकॉर्डिंग शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक ही प्रकार का पदार्थ, मतलब जैसे अगर मैं सोना लूं तो उसमें सोना ही हो, सोने के साथ साथ कोई चांदी या कॉपर पीतल नहीं चलेगा, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार का पदार्थ हो, उसे हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। एक से ज्यादा पदार्थ अगर उपस्थित है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, जब भी हम बात करेंगे मिश्रण की कैटेगरी में आ जाएंगे। शुद्ध पदार्थ मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं कौन सा? तत्व। आप बता सकते हैं कुल कितने तत्व होते हैं? तत्व हमारे पास हो सकते हैं, कितने तत्व होते हैं? अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात करें उन सबकी संख्या है हमारे पास 118। 118 तत्व है। तत्व, कुछ तत्वों के नाम तो आपको याद भी हैं, जैसे गोल्ड, सोना, चांदी। चांदी का सिंबल पता है आपको क्या होता है? चांदी Ag होता है। सोडियम, सोडियम का सिंबल आपने पढ़ा है डेफिनेटली, Na। ऑक्सीजन का पढ़ते हैं O। कार्बन, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, C। हाइड्रोजन, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? तत्व के एग्जाम्पल्स। और तत्व के एग्जाम्पल्स को भी हम, जो 118 तत्व है, इन 118 तत्वों को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं तत्व। इसमें अगर गोल्ड की मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे। Ag है तो Ag के ही परमाणु रहेंगे, सोडियम है तो सोडियम के परमाणु रहेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के परमाणु रहेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के, कार्बन है तो कार्बन के। लेकिन इनमें भी आपको पता है कुछ ना कुछ इनके गुणधर्मों में क्या होता है? अंतर होता है। उसी के आधार पर इनको कितने भागों में विभाजित किया गया, उसी के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? धातु, दूसरा उपधातु, तीसरा अधातु। धातु के लिए बेसिक, बहुत ही बेसिक हम इसको परिभाषित कर सकते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। सामान्यतः जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, जिसके आपने पढ़ा, जिसके पीट कर चद्दर बना सकते हैं, आघात वर्धितता वो शो करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे धातु। धातु के कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? और जो हमारी जो आवर्त सारणी है, जो हमारे पास टोटल 118 तत्व है, 118 तत्व में ज्यादा परसेंटेज किसका है? ज्यादा परसेंटेज हमारे पास धातुओं का ही है। धातु के कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? धातु के एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे पास कौन से, जो मैंने लिखे भी थे भी, सोडियम और गोल्ड, सिल्वर, और कोई, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरत होता है, टीथ के लिए Ca। आयरन के बिना तो हमारी लाइफ में काम ही नहीं चलता है। चल सकता है? नहीं, हर किसी आर्टिकल में आयरन तो उपस्थित होता है, हमारे अंदर भी आयरन होता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स है धातु के। धातु क्या, इनके बेसिक गुणधर्म क्या होते हैं? बेसिक गुणधर्म मैंने बताया आपको, इनको पीट कर चद्दर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, जैसे तांबे के तार बनते हैं। आप कोई भी मोटर खोलेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? तार मिलेंगे। तो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। तो तार बनाए जा सकते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा इसमें आसानी से पास हो जाती है, इन्हें कहा जाता है धातु। इसीलिए जब भी वायरिंग आप देखेंगे तो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। क्यों? ये इसमें से विद्युत धारा पास हो जाती है। अब हम बात करते हैं उपधातु के, पहले हम बात करेंगे अधातु की बात करते हैं। अधातु क्या होता है? जिसके गुणधर्म सामान्यतः धातु से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अधातु में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। ये इनके पीट कर इनको चद्दर नहीं बना सकते, तार नहीं बना जा सकते। मतलब अधातु के जो गुणधर्म है वो धातु के गुणधर्म से बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और आयोडीन। आप कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, Na। यह हो सकता है कंप्यूटर चिप में लगता है, दैट इज सिलिकॉन। या और भी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, हीलियम है, नियॉन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बॉस, जीनॉन, रेडॉन, ये काफ़ी एग्जाम्पल्स है। बोरॉन, वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये सारी कैटेगरी आती है किसकी? अधातु की। अभी तो हमें जैसे पता होना चाहिए कि भाई तत्व के कितने प्रकार है, वो तो सारी डिटेल आएगी।
किसके क्या क्या गुणधर्म है, कौन कौन से अधातु है, कौन से उपधातु है। तो अभी हमने तत्व के दो भाग करे, कौन कौन से, पहला धातु किया और दूसरा अधातु किया। आप कहेंगे उपधातु के बारे में तो नहीं बताया, उपधातु क्या हो सकता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें दोनों के गुणधर्म होते हैं। किसके गुणधर्म, धातु के भी गुणधर्म और अधातु के भी गुणधर्म। वो किस कैटेगरी में आ सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, उपधातु की कैटेगरी में आ सकते हैं। उपधातु की कैटेगरी में जैसे सिलिकन, ऐसा ही हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, आर्सेनिक हो गया। ये ऐसे कुछ तत्व है जो धातु की तरह भी काम कर सकते हैं और उपधातु की तरह भी काम कर सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, या तो धातु ही हो सकता है, अधातु ही हो सकता है। नहीं, जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, इनमें सामान्यतः विद्युत धारा प्रवाहित, इसमें विद्युत धारा पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसका तापमान बढ़ा दें तो इनमें भी विद्युत धारा क्या होने लगेगी, पास होने लगेगी। इसका मतलब कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो दोनों के गुणधर्म शो करते हैं। कमरे के ताप पर धातु की तरह काम ना करके अधातु की तरह काम करेंगे, और उच्च ताप पर किसकी तरह काम करेंगे, उच्च ताप पर धातु की तरह काम करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने तत्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, धातु, उपधातु और अधातु। धातु और अधातु, तो धातु, उपधातु और अधातु। और अधातु के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, यौगिक। शुद्ध पदार्थ के हमने 2 पार्ट करें, कौन कौन से, तत्व और यौगिक। अब यौगिक की हम बात कर रहे थे। यौगिक आप पढ़ते हैं, यौगिक क्या क्या हो सकते हैं। यौगिक जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नमक का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता सकते हैं NaCl का या सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज NaCl होगा। तो जब NaCl है तो NaCl और तत्व में क्या अंतर लगता है आपको? इसमें अंतर ये कि तत्व में तो अभी तक जो भी आया एक ही सिंबल था, गोल्ड था तो AU था, सिल्वर था तो Ag था, सिलिकॉन था तो SI था, जर्मेनियम था तो Ge था, आर्सेनिक था तो As था। लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड में ये आता है NaCl। ये कैसे बनता है, ये सब बात करेंगे। NaCl इनमें कुछ अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 तत्वों का की उपस्थिति, किस किस की, Na की उपस्थिति और Cl की उपस्थिति। मतलब यौगिक में क्या हो सकते हैं, यौगिक में एक से अधिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। ये निश्चित मात्रा में संयोग करके क्या बनाते हैं, तत्व निश्चित मात्रा में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर NaHCO3, क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो नमक हम यूज़ करते हैं उसके अंदर आयोडाइड प्रेजेंट होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है Na, सोडियम आयोडाइड बोल देते हैं, होता है NaIO3 है। कहने का मतलब ये सब किसकी कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी है यौगिक की। तो तत्व और यौगिक में अंतर होना, पता होना हमें चाहिए। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं और यौगिक में तत्व निश्चित मात्रा में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। कितने प्रकार के हो सकते हैं यौगिक भी, 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, कार्बनिक की कैटेगरी में आते हैं। कार्बनिक के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कार्बनिक में एग्जाम्पल हो सकते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे मीथेन हो गया। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, C2H6 हो गया, सिरका जो आप पढ़ते हैं CH3COOH, इसमें कार्बन मुख्य तत्व की तरह उपस्थित होता है। और ये सामान्यतः किससे प्राप्त होते हैं, ये सामान्यतः प्राप्त होते हैं जंतुओं से और पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये किसके उदाहरण हो गए, ये कार्बनिक के उदाहरण हो गए। अब अकार्बनिक क्या हो सकता है, अकार्बनिक जो किससे प्राप्त होते हैं, ये अकार्बनिक प्राप्त होते हैं चट्टानों से, सॉइल से प्राप्त होते हैं, माइन से निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक। जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे बोला जाता है अकार्बनिक। जो हमने देखा कि NaCl चट्टानों से मिलता है, समुद्र से मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड Ca
Cl2 कैसे फॉर्मूला आएगा उन सब की चिंता ना करना, अभी देखें कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, क्या नाम आएगा, कैसे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वो सब हम कवर करने वाले हैं। आप बस देखेंगे यौगिक क्या है। यौगिक के दो प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व निश्चित मात्रा में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। कैसे संयोग करते हैं वो सब पूरा चैप्टर है हमारा पहला केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये कवर होगा, तो उसकी चिंता ना करें। अब शुद्ध पदार्थ है तत्व और यौगिक। तत्व के 3 प्रकार कर दिए हमने, यौगिक के 2 प्रकार कर दिए, कार्बनिक और अकार्बनिक। आपके ये यूज आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी किसका उदाहरण है, अकार्बनिक का उदाहरण हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो किसकी बात हो गई, ये बात हो गई हमारे पास शुद्ध पदार्थ की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मिश्रण की बात करने वाले। मिश्रण का नाम आते ही हमारे दिमाग में लगता है कि ये एक से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, मिश्रण मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पदार्थ, एक से ज़्यादा पदार्थ। जैसे मिश्रण के लिए मैं बात करूँ, NaCl है मेरे पास। नमक को अगर मैंने पानी में डिजोल्व कर दिया, जल में घोल दिया, तो क्या बना मेरे पास बना ये मिला मुझे NaCl का जलीय विलयन मिला है। इसको एक क्यों बता देते हैं कई बार, जलीय विलयन, जल के लिए एक एक्वस बता देते हैं। NaCl का जलीय विलयन बना। तो जब दो पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं तो क्या बनता है, जब मिश्रित होंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। पर मिश्रण की भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, जो आपके सामने नजर आ रही है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट कैटेगरी है समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी और विषमांगी क्या हो सकता है, बिल्कुल समांगी जो एक जैसा नजर आए। चीनी को आपने पानी में घोल दिया, ग्लूकोज को आपने पानी में घोल दिया, घोलने के बाद आपको न तो अलग से चीनी नजर आने वाली है, न अलग से आपको पानी नजर आने वाला है, न ग्लूकोज अलग से नजर आने वाला है, न नमक अलग से नजर आएगा। मतलब जहाँ पर चीनी है वहाँ पर पानी है, और जहाँ पानी है वहाँ पर चीनी है या सोडियम क्लोराइड है, मतलब एक जैसा नजर आए। समांगी मतलब एक जैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे समांगी। तो समांगी में क्या आ सकता है, समांगी में आ सकता है हमारे पास जो भी आप देख सकते हैं, जिसमें एक चीनी प्लस क्या कर सकते हैं, या ऊपर भी लिखा हुआ NaCl प्लस जल, चीनी प्लस जल ले सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, जिसमें एक ही प्रावस्था उपस्थित होती है उसे बोला जाता है समांगी। जो दिखने में अलग अलग नजर ना है उसे बोला जाता है समांगी। और विषमांगी क्या हो सकता है, विषमांगी के लिए हम बात करते हैं, विषमांगी के लिए क्या, जिसमें एक से ज्यादा प्रावस्था नजर आए, एक से ज्यादा आपको अवस्थाएं पदार्थ की नजर आए। जैसे मैं कहूँ आपको, अगर मैं रेत को पानी में मिला दूँ तो क्या होगा, रेत को पानी में मिलाने पर क्या सारी रेत घुल जाएगी क्या, नहीं, रेत वहाँ पर नहीं घुलेगी। तो क्या आपको रेत नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। जब तक आप मिक्सिंग करते रहेंगे, अलग अलग उसमें घूमती रहेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगी। मतलब रेत प्लस जल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आप खुद भी सोच सकते हैं, बहुत बेसिक अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तेल प्लस जल आप मिलाएंगे तो दोनों आपको अलग अलग नजर आएंगे, दोनों की परत अलग अलग नजर आएगी। तो इसे हम बोलते हैं, इसे हमें बोला जाता है विषमांगी। ये हमने देखा किसका, ये द्रव्य के प्रकार हमने देखे कि द्रव्य के कितने प्रकार हो सकते हैं। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक के कितने भाग, 3 भाग, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक के 2 भाग किए हमने, कौन सा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग किए, तत्व और यौगिक। और मिश्रण के 2 भाग करें, कौन कौन से, समांगी और विषमांगी। और डिटेल में द्रव्य वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जस्ट आपको 9-10 के रिवीजन के लिए आपको बताया कि ये क्या क्या हो सकते हैं द्रव्य के प्रकार। अब नेक्स्ट भाग में मूव करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कण हो सकते हैं, परमाणु को कैसे हम बता सकते हैं। तो सेकंड आता है परमाणु। परमाणु जो अभी हमने देखा था, तत्व के एक ही प्रकार के परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं। तो तत्व का सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व रहता है, उसे बोला जाता है परमाणु। परमाणु में क्या क्या उपस्थित हो सकते हैं, परमाणु में उपस्थित हो सकते हैं प्रोटॉन उपस्थित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं और न्यूट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। परमाणु की एक
संरचना इससे बनाई है आपके लिए कि परमाणु में जो परमाणु का जो केंद्र है, इस केंद्र में उपस्थित होते हैं कौन कौन। इसको प्रोटॉन को हम P से बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E से बता सकते हैं, या -E से ही बता सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम N से बता सकते हैं। ये जो नाभिक का केंद्र है, इस नाभिक के परमाणु का जो केंद्र है, इसे बोला जाता है नाभिक। और नाभिक में कौन कौन रहते हैं? नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में रहने वाले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बाकी जितना भी आपको ये खाली पार्ट नजर आ रहा है, इस खाली पार्ट में कौन उपस्थित होगा? इस खाली पार्ट में उपस्थित होंगे कौन? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। नाभिक काफी छोटा होता है, किसकी तुलना में? परमाणु की तुलना में। छोटा तो होना ही, क्यों? उसी के केंद्र पर उपस्थित है, लेकिन जरूरत से ज्यादा छोटा है। कितना छोटा है, इसके लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब क्रिकेट मैच चल रहा हो, तो ये जो क्रिकेट की जो बॉल होती है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो तो है नाभिक। और पूरा जो स्टेडियम है, स्टेडियम जिसमें बैट्समैन भी है, प्लेयर्स सारे हैं, दर्शक भी है, सब कुछ, वो सारा क्या है? परमाणु है। तो आप सोच सकते हैं नाभिक और परमाणु के आकार में कितना ज्यादा अंतर है। नाभिक क्या? क्रिकेट की बॉल, और परमाणु क्या? पूरा स्टेडियम जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो परमाणु का आकार जरूरत से ज्यादा बड़ा है, किसकी तुलना में? नाभिक की तुलना में। तो नाभिक बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना में। तो परमाणु में कौन कौन उपस्थित हो सकते हैं? परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। और उनकी क्या पोजीशन है मैंने बताई कि जो केंद्र पर कौन रहेंगे? केंद्र पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेंगे। और बाकी पार्ट में कौन रहेंगे? बाकी पार्ट में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, इनमें से सबसे भारी कण कौन सा है? तो इसमें से सबसे भारी कण आप बता सकते हैं कौन सा होगा? इसमें से सबसे भारी कण होगा कौन सा? सबसे भारी कण है, देखो एक नेक्स्ट टेबल में हम देख सकते हैं, जिसमें इन सब के आंसर हम देंगे कि सबसे भारी कण कौन सा है, इस पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। 3 कण, मूलभूत कण कितने? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम बताते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन को हम बताते हैं E से, या बताया मैंने आपको E- से बता सकते हैं। इसका द्रव्यमान होता है 9.108 × 10⁻28 ग्राम होता है, ठीक है। और आवेश ये होता है 1.602 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम किसकी इकाई होती है? आवेश की इकाई होती है, आपने पढ़ा होगा। और ये कहाँ होते हैं? ये तो आपको पता ही है, अभी भी बताया, नाभिक के बाहर उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। तुलनात्मक अध्ययन तभी हम करेंगे, पहले हम बात कवर कर लें सारे। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻24 ग्राम होता है। और आवेश कितना? आवेश उतना ही है, लेकिन इसके साइन में डिफरेंस है। ये क्या? नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और ये कहाँ रहते हैं? भी हमने बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, ये कहाँ रहेगा? नाभिक के भीतर रहेगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻24 ग्राम। आपको क्या लगता है, ये द्रव्यमान काफी कम है या काफी ज्यादा है? कोई कह सकता नहीं, 10⁻24 आ रहा है, 10 की घात 24 आ रही थी, बहुत ज्यादा है, लेकिन माइनस में आ रही है 24, तो ये बहुत कम है। ये इतना कम है कि हम अनुभव भी नहीं कर सकते। कैसे अनुभव नहीं कर सकते? हम कमरे में बैठे हुए हैं, पूरा कमरा किससे भरा हुआ है? ऑक्सीजन से भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। पर कभी हमें लगा कि नहीं यार, अभी नाइट्रोजन आकर मेरे टकरा के गया, कभी ऑक्सीजन आके टकरा के गया, ऐसा नहीं लगा। कभी हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन भी इस कमरे में प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, अंदर सांस ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता लगता है कि ये ऑक्सीजन गया या CO2 आउट हुआ। हम उसके द्रव्यमान को अनुभव नहीं कर पाते। जब अणुओं के द्रव्यमान को हम अनुभव नहीं कर पाते, ये तो क्या? उसके कण, उसके हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान काफी कम है, माइनस में 10⁻28 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि 9.108 को आप किससे डिवाइड करने वाले हैं? इसको डिवाइड करने वाले हैं 10⁻28 से डिवाइड करने वाले। तो आप सोच सकते हैं ये नंबर कितना आएगा, बहुत बड़ा आएगा या बहुत छोटा आएगा? बहुत छोटा नंबर आने वाला है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही काफी हल्के हैं, इनका द्रव्यमान काफी कम है, ठीक है। न्यूट्रॉन नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल, तो इस पर आवेश क्या होता है? इस पर आवेश
जीरो रहता है, या आप ये भी कह सकते हैं ये क्या हो सकता है, ये उदासीन की कैटेगरी में आता है। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये उदासीन की कैटेगरी में आता है। ये कहाँ रहेगा, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये रहेगा नाभिक के भीतर, ये रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में सबसे भारी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या द्रव्यमान आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इनको देखकर आप बता सकते हैं कि सबसे भारी कण कौन सा है? हो सकता है आप में से किसी का आंसर आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन होगा। 28 को देखते हो, 28 किसमें, माइनस में। माइनस का मतलब मैंने बताया कि 9.108 किससे डिवाइड होना है, 10⁻28 से डिवाइड होना है। और 1 पॉइंट प्रोटॉन में किससे डिवाइड होना है, 1.673 किससे डिवाइड होगा, 10⁻24 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर ज्यादा आने वाला है, जितने छोटे नंबर से डिवाइड होगा डेफिनेटली आपको पता है वो ज्यादा आएगा। तो ये तो हुआ सबसे हल्का कण, ये सबसे हल्का कण हुआ। अब इन दोनों में बता सकते हैं, पावर तो आपको लग रहा है दोनों में क्या है, पावर तो दोनों में एक जैसी ही, कितनी, 10⁻24 ही है, लेकिन एक कितना है, एक है 1.673 और दूसरा है 1.675, 1.673 और दूसरा 1.675। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें से कौन ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। क्या आप तीनों को व्यवस्थित कर सकते हैं कि सबसे भारी कण कौन सा है और सबसे हल्का कण कौन सा है? द्रव्यमान के हिसाब से आप बता सकते हैं द्रव्यमान का क्रम क्या रहेगा। अब तो आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बहुत, -28 है, ये तो बहुत कम हुआ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, सबसे ज्यादा होने वाला है इन दोनों में से बताएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कौन सा आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, और न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन के बाद कौन आएगा, प्रोटॉन के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से हल्का है और न्यूट्रॉन इन तीनों में से भारी है। हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम रहेगा। तो ये हमने देखे कि जो मूलभूत कण है, ये मूलभूत कण कहां पर उपस्थित हो सकते हैं और इन पर आवेश क्या हो सकता है और इसका द्रव्यमान क्या हो सकता है। अब परमाणु का प्रस्तुतिकरण, परमाणु को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, परमाणु कैसे से प्रस्तुत करते हैं, AX से क्या क्या है इसमें। A तो बताता है द्रव्यमान संख्या, क्या आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? बिल्कुल, थोड़ा सा आप जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एक परमाणु में जितने भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं उसकी संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या। तत्व का प्रतीक आपको पता ही है, सिल्वर है तो सिल्वर का Ag होगा, सोडियम है तो Na होगा, आयरन है तो, अगर लोहा है तो उस कंडीशन में उसका तत्व का सिंबल क्या होता है, Fe होगा। और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या बताता है, तत्व का परमाणु क्रमांक बताता है परमाणु में उपस्थित, बोलें, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताता है। मतलब ए बताएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, एक्स बताएगा तत्व के प्रतीक को, और जेड बताएगा किसको, जेड बताएगा तत्व के परमाणु क्रमांक को, उसके अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित है। क्या हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, क्या लेंगे एग्जाम्पल, इसमें जो आपने पढ़ा है एग्जाम्पल, दैट इज 11 सोडियम 23, 11 सोडियम 23। यहाँ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है हमारे पास 11, ये इसका हुआ जेड एटॉमिक नंबर। और ए क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या हुई कितनी, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। किसके इक्वल आएगी, ये आएगी 23 के इक्वल आएगी। तो अगर मैं आपसे इसमें कहूँ कि न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हो, थोड़ी सी मैथ्स लगा के निकाल सकते हो बिल्कुल। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन ऊपर लिखा हुआ कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है वो हमें ज्ञात करना है, ये किसके इक्वल आएगा, 23 के इक्वल आएगा। तो आप न्यूट्रॉन बता सकते हो, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो जब भी इस फॉर्म में ये लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ए का क्या मीनिंग है और जेड का क्या मीनिंग है और एक्स का क्या मीनिंग है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं,
लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को क्या सिंबल होता है अगर आपको पता है तो बोलें, मैग्नीशियम का होता है Mg। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक किसका होता है 12, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, ये होती है 24। आप क्या बता सकते हैं Z किसके बराबर, Z देखते ही बता देंगे कितना होगा 12। ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा प्रोटॉन की संख्या के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा किसके, ये इक्वल आएगा 24 के। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है। तो अब आप में से कौन बताएगा कि न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं, न्यूट्रॉन बता सकते हैं कितना हो सकता है, यस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 24 माइनस प्रोटॉन, और प्रोटॉन आपको पता ही कितना आएगा 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से नाभिक के परमाणु को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें ज्ञात कर सकते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब परमाणु में ही अलग अलग कुछ डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी भी है, जैसे नाम सुना होगा आपने समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक यहाँ पर कहाँ होता है बिल्कुल बता सकते हैं, ये परमाणु क्रमांक इन तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, एक जैसा है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है 1 2 और 3। तो समस्थानिक क्या होते हैं, है तो एक ही तत्व के परमाणु लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, उन्हें बोला जाता है समस्थानिक। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारे तत्व ये समस्थानिक शो करते हैं कि है तो कार्बन का परमाणु लेकिन कार्बन के परमाणु में भी अलग अलग तरह के परमाणु मिलेंगे। एक का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, एक का द्रव्यमान संख्या होगा 12 और दूसरे का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, दूसरे का द्रव्यमान संख्या होगा 40। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, ये एग्जाम्पल हुए समस्थानिक के। मतलब परमाणु तो एक ही तत्व का परमाणु है, और जब एक ही तत्व के परमाणु है तो परमाणु क्रमांक तो एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगी। क्या आप और भी कोई एग्जांपल बता सकते हो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का 16 17 एंड 18 आ सकता है, और ऑक्सीजन का 16 17 और 18 आ सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम बता सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीजन के लिए आप लिखेंगे O 16 17 और 18 लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8, इसका भी 8 और इसका भी 8। तो एक तत्व के परमाणु है, किस कौन से तत्व का है, ऑक्सीजन का, जिनका परमाणु क्रमांक तो एक जैसा है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, जो आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज समस्थानिक। समस्थानिक हाइड्रोजन एक एग्जाम्पल हो गया, कार्बन एक एग्जाम्पल हो गया, और ऑक्सीजन एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा कवर होता है क्या, समस्थानिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास समभारिक। नाम से पता चलता है समभारिक, जिनका भार क्या हो, समान हो, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग तत्व है तो परमाणु क्रमांक तो अलग ही होगा ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या, भार को कौन डिसाइड करता है, भार को डिसाइड करता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान होती है 18 40। ये Ar किसका सिंबल है, आर्गन का सिंबल है, ये K पोटेशियम, Ca आता है हमारे पास बार बार, दैट इज कैल्शियम। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, और द्रव्यमान संख्या कितनी 40 40 40। तो समभारिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग होता है, उसे बोला जाता है समभारिक। समस्थानिक और समभारिक एक तरह से क्या है, समस्थानिक और समभारिक एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो सकते हैं, परमाणु अणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, उसे बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे H नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, H में ओरिजिनली कुल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे, कितना आ गया 2 आ गया। हीलियम का तो परमाणु क्रमांक 2 आता है। लिथियम में से क्या होगा, प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे परमाणु अणु और आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, उसे बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक
क्या और एग्जाम्पल आ सकते हैं? क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? लाइक n -3 O -2 F -1। देखो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हैं 7 प्लस 3, कितना एक्स्ट्रा है अभी? 3 है। इसमें कितना आएगा? 8 प्लस 2। इसमें कितना आएगा? 9 प्लस 1। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 आ सकता है। इसका मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। और लास्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं, इसी से रिलेटेड लास्ट पार्ट है हमारा आयनों का निर्माण। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब जिस पर क्या आवेश हो, धनात्मक जिसमें पॉजिटिव आवेश हो, ऋणात्मक जिस पर नेगेटिव आवेश हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हो। तो आवेश कैसे आता है, धनात्मक आवेश कैसे आता है और ऋणात्मक आवेश कैसे आता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा? सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक। धनात्मक कैसे बन सकता है? धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनात्मक आयन बनता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास टोटल कितना है? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने बचे? 2 8। तो ये धनात्मक आयन बना। सेम में कैल्शियम है, कैल्शियम कितना? 2 8 8 2। आपको पता है बाहरी कोष को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2। क्या बनेगा? 2 8 8। ये क्या बना? कैल्शियम। कुल मिलाकर धनात्मक आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनात्मक आयन बनते हैं। और ऋणात्मक आयन कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणात्मक आयन बनते हैं। जस्ट उससे अपोजिट क्लोरीन है, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा? 2 8 8 2 8 8। ऑक्सीजन है, कितना परमाणु क्रमांक होता है इसका? 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या आ जाएगा? 2 8। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हमने देखा कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये हमने देखा। परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, उस पर क्या आवेश होता है। और हमने ये भी देखा कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनात्मक बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणायन बनते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।